मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज सर क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज की चर्चा में हम लोग जो है अवध सीरीज को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? तो हम लोग जो है अवध सीरीज को पढ़ने वाले हैं। और अवध सीरीज में भैया, अवध सीरीज में भैया हम लोग जो है हिंदी विषय को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हिंदी विषय को पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जो है एमए चौथे सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? एमए चौथे सेमेस्टर हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत साथियों हम लोग जो है पहला पेपर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? पहला पेपर पढ़ रहे हैं। पहले पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना की मान्यताएं एवं प्रमुख वाद। और साथियों, एक क्लास के अंतर्गत, एक कक्षा के अंतर्गत पूरा का पूरा पहला पेपर यानी कि पूरा का पूरा जो अवध सीरीज है आपका, शुरू से अंत तक जो है खत्म किया जाएगा। लाइन बाय लाइन जो है चीजों को पढ़ाया जाएगा, चीजों को समझाया जाएगा। तो चर्चा भले ही जो है 1 से 2 घंटे हो जाए, आप सभी को जो है धैर्यता बनाए रखना है और इसके बाहर से जो है कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आपको पता है। तो साथियों, देरी ना करते हुए आइए जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं। जैसा कि यहाँ आप सभी देख रहे हैं, फिर से मैं एक बार जो है आप सभी को सचेत कर दूं ताकि आप जो है किसी दूसरे की क्लास ना कर जावें। तो भैया हम लोग जो है एमए चौथा सेमेस्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग जो है हिंदी विषय को देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत साथियों हम लोग जो है पहले पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी आलोचना की आधुनिक हिंदी आलोचना की मान्यताएं एवं प्रमुख वाद। इतनी बात भैया आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप सभी जो है एक बार इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और साथियों देरी ना करते हुए आइए जल्दी से जो है आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि समय जो है बेहद कम है। और भैया अभी तक जो है बहुत सारे हमारे लाल लाली होंगे, बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सिलेबस को नहीं देखा होगा। लेकिन भैया आप सभी को सिलेबस जरूर देख लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो भैया ये आपका पेपर कोड हो जाएगा। हालांकि आपके प्रवेश पत्र में यह दिया रहता है, आप सभी को क्या करना है, इसे ध्यान में रखे रहना है, क्योंकि आपकी कॉपी में यह भरा जाता है। और भैया यहाँ जो है आपके पहले पेपर का नाम हो जाएगा और ये जो है यहाँ से लेकर अब आपका क्या हो जाएगा, ये सिलेबस हो जाएगा। यानी कि इस बार जो है आपको केवल और केवल 3 इकाई पढ़ना है। पहले इकाई में भैया आपको पढ़ना है आलोचना का अर्थ, स्वरूप, आलोचना के प्रकार, आलोचना की विशिष्टता। साथियों इसकी कई क्लासें जो है मैंने पहले भी दे दिया है, आप इसी चैनल पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ढूंढने से जो है भगवान मिल जाता है, यह तो लेक्चर है बाबू। तो पहले इकाई में हमें पढ़ना है आलोचना, आलोचना का अर्थ, आलोचना का स्वरूप, आलोचना का प्रकार और आलोचना की विशिष्टता। और साथियों हम लोग जो है जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय बेहद कम है और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे के अंतर्गत मैं समाप्त कर डालूंगा, मैं खत्म कर डालूंगा। समझ में आई बात? और साथियों दूसरी इकाई में हमें पढ़ना है हिंदी आलोचना का विकास। क्या पढ़ना है साथियों? हिंदी आलोचना का विकास, जिसके अंतर्गत साथियों हम लोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र में रखकर, केंद्र बिंदु मानकर, एक तो हम पढ़ेंगे शुक्ल युग से पूर्व हिंदी आलोचना और शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना। यानी कि हिंदी आलोचना को हम लोग जो है 3 भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। और आप तीसरी इकाई के अंतर्गत देखोगे तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा कुछ आलोचकों को और उनकी क्या क्या आलोचनात्मक दृष्टि रही, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जो है इसमें पढ़ोगे शुक्ल युगीन आलोचक, जिसमें आप सभी को दिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और उसके बाद आप देखोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, उसके बाद जो है डॉक्टर नामवर सिंह हैं।
तो आपके सिलेबस में ही जो है एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखोगे तो यह जो है शुक्ल युगीन आलोचक हैं, और उसके बाद भैया ये जितने भी नाम दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचक हैं। यानी कि ये सारे के सारे जितने दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो है शुक्ल के बाद के आलोचक हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्ल के पूर्व जितने भी आलोचक हैं, कम से कम 5 के या 3 के नाम लिखो। या आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शुक्ल युगीन अन्य आलोचक कौन थे, उनके नाम लिखिए, 3 बताइए या 5 बताइए। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्लोत्तर युगीन जो है आलोचकों के नाम लिखिए, कम से कम 5 बताइए या 3 बताइए। तो इस तरह से जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके सिलेबस में ही मिल जा रहे हैं, आपके सिलेबस में ही जो है 1 मिल गए, उसके बाद इधर 2 हो गए, और उसके बाद आपके ये 3 हो गए, आपके 4 हो गए, और आपके 5 हो गए। यानी कि आपके सिलेबस में ही 5 आलोचक मिल गए जो कि शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं। समझ में आई बात? तो शुक्लोत्तर युग के 5 आलोचक जो है आपके सिलेबस में ही लगे हुए हैं। तो आपका जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में ही मिल गया। तो इस तरीके से भैया जिसको सिलेबस पता होता है वह भी जो है कमाल कर ले जाता है, कमाल कर देता है। और भैया आप देखोगे यहां दिया गया है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्या दिया गया है बाबू? अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन यहां दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां दिया गया है, आलोचना से आप क्या समझते हो? आलोचना से आप क्या समझते हो? तो भैया यहां उत्तर दिया गया है कि आलोचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है। आलोचना क्या है? तो आलोचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों का गहराई से मूल्यांकन और जो है विश्लेषण किया जाता है। कभी कभी आप देखोगे तो आलोचना के लिए जो है समीक्षा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। कभी कभी आप देखोगे तो आलोचना के लिए जो है समीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि समीक्षा का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, यानी कि बारीकी से जो है जांच करना। तो आप सभी ने समझ लिया कि आलोचना जो है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के विविध रूपों जैसे कि कविता हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, रेखाचित्र हो गया, संस्मरण वगैरह हो गया, तो इसी का जो है क्या करते हैं, गहराई से मूल्यांकन करते हैं, गहराई से जो है विश्लेषण करते हैं। किसके अंतर्गत भैया? तो आलोचना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आलोचना के अंतर्गत। यानी कि आलोचना और कुछ भी नहीं, आलोचना वह है जो साहित्यों में जो है चीजों का, साहित्य का जो है, कहानी का जो है, नाटक का जो है, उपन्यास का जो है क्या करती है भैया? मूल्यांकन करती है, मूल्य का अंकन करती है, और उसको जो है उसका विश्लेषण वगैरह भी करती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चा? आगे बढ़ेंगे, आगे ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है यहां आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहां कहा जा रहा है कि शुक्ल पूर्व युगीन हिंदी आलोचना की 3 विशेषताओं का जो है आपको क्या करना है भैया? उल्लेख करना है। यानी कि शुक्ल पूर्व युग की जो आलोचना है उसकी 3 विशेषताओं को बताना है। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा राष्ट्रवादी आलोचना, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों की आलोचना में राष्ट्र, समाज, भाषा के उत्थान की भावना दिखाई देती है। तो देखो अगर आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? नंबर 1 लिखना है, और उसके बाद जो है नंबर 2 लिखना है, और उसके बाद जो है आपको नंबर 3 लिखना है, अगर आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आपसे जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन या विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको जो है पूरा का पूरा ऐसे समेट देना है। तो पहला आपने देख लिया, और दूसरा आप देखोगे, लेकिन दूसरे से पहले यहां दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या दिया गया है बच्चे? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। तो आप देख सकते हो। और भैया क्या दिख रहा है, तो सामाजिक सुधार संबंधी आलोचना भी किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, शुक्ल पूर्व युगीन हिंदी आलोचना में। तो आप देखोगे कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, जाति प्रथा आदि विषयों को आलोचना के केंद्र में लाने का प्रयास किया गया। तीसरा देखोगे तो आलोचक जो है साहित्य को वास्तविक जीवन, सामाजिक यथार्थ यानी कि रियलिटी, यथार्थ से आशय है रियलिटी, यानी कि अंग्रेजी में मैंने लिख दिया तो इससे जो है आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों, दूर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिर यथार्थ का मतलब क्या होता है। तो यथार्थ का मतलब होता है असलियत, ठीक है, असलियत। और जनजीवन के संघर्षों से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये आपका जो है उत्तर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ोगे बच्चा, आगे बढ़ोगे तो यहां जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहां जो है क्या दिया गया है बच्चा, तो यहां आपका जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चा। और तीसरे क्वेश्चन को जो है इस प्रकार से पढ़ना है कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के किन्हीं 5 आलोचकों का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि शुक्ल के पूर्व कितने आलोचक होते हैं, उनमें से जो है 5 का नाम पूछा गया है। तो आप लिख देना भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के किन्हीं 5 आलोचक के नाम लिखो, तो आपको कहना है कि पहले नंबर पर हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आपको लिख देना है बालकृष्ण भट्ट, फिर आपको लिख देना है प्रताप नारायण मिश्र, फिर आपको लिखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर आपको लिखना है राजा लक्ष्मण सिंह, फिर आपको लिखना है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो तीसरे क्वेश्चन को जो है 3 बार दिया गया है और तीनों जो है आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो आगे आप देखोगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना के किन्हीं 5 आलोचकों का जो है नामोल्लेख कीजिए। आपने पहले देखा शुक्ल पूर्व, अब यहां आप देखोगे शुक्ल युगीन आलोचकों को। क्या देखोगे बाबू, शुक्ल युगीन आलोचक। तो शुक्ल युगीन आलोचकों में आप जो है पहला नाम देखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ जाएगा। और फिर आप देखोगे तो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, फिर उसके बाद बाबू गुलाब राय हैं, फिर आप देखोगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, फिर आप देखोगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। तो शुक्ल युगीन आलोचकों के नाम में आप जो है इन 5 को देख सकते हो। पहले नंबर पर हो जाएंगे आचार्य शुक्ला और बाकी इस प्रकार से दिया गया है। और साथियों जो है हम लोग और तेजी से बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग जो है और तेजी से चलेंगे। और मैंने बताया कि तीसरा क्वेश्चन जो है आपको 3 बार दिखेगा, लेकिन तीनों अलग अलग होंगे। अब यहां आपसे कहा जा रहा है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के किन्हीं 5 आलोचकों के नाम बताइए। यानी कि शुक्लोत्तर युग के 5 आलोचकों के नाम के विषय में यहां बताया गया है। तो पहला आप लिख देना रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि सिलेबस को बताते समय भी मैंने यह बताया था कि चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, चाहे नंद दुलारी वाजपेयी जी हो गए, चाहे डॉक्टर नगेंद्र जी हो गए, चाहे नामवर सिंह जी हो गए, चाहे रामविलास शर्मा जी हो गए, ये सारे के सारे जो है शुक्लोत्तर युगीन आलोचक हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो जिन्होंने सिलेबस को देख लिया होगा उनको जो है आसानी से ये नाम समझ में आ जाएंगे, ये नाम बाबू समझ में आ जाएंगे। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया बच्चे। आगे देखोगे, आगे यहाँ चौथा क्वेश्चन दिया गया है, आलोचना में किसके गुण और दोष की विवेचना की जाती है।
साथियों ये अवध सीरीज से लाइन बाय लाइन लिया गया है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं तो मैं उसे जो है सुधार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, अगर जो है नजर में आ गया तब मैं उसे सुधार कर दूंगा। बाकी जो है कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, त्रुटियां जो है उसमें हो ही जाती हैं। यानी कि कहावत भी कही गई है कि सड़क कितनी भी अच्छी हो, सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। तो भैया कोई भी हो उससे भूल हो ही जाती है। क्योंकि आपने यह भी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो शायद पहली बार मुझसे ही सुन रहे होंगे कि इंसान जो है गलतियों का समुंदर है, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। तो भैया त्रुटियां वगैरह अगर होती हैं तो ये अवध सीरीज का ही कंटेंट है, उन्हीं पर जो है मैं सारा का सारा जो है ये बात थोप दूंगा। यहां भैया दिया गया है आलोचना में किसके गुण और दोष, है ना, आलोचना में किसके गुण और दोष की विवेचना की जाती है। आलोचना में किसके गुण और दोष की विवेचना की जाती है, तो यहां साथियों दिया गया है, इसमें जो है चाहे रचना हो गई, रचना को ही जो है कृति नाम दिया जाता है। तो आलोचना के अंतर्गत आप देखोगे कि रचनाओं के गुण दोष की विवेचना की जाती है, चाहे वह साहित्य हो गया, चाहे वह काव्य हो गया, और इसके अंतर्गत भी आप देखोगे चाहे नाटक हो गया, चाहे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, तो इन्हीं सब चीजों के गुण और दोष की विवेचना की जाती है। क्या किया जाता है भैया, गुण और दोष की विवेचना की जाती है। जैसे आप समझो पापा के परियों के श्रृंगार के माध्यम से जो है मैं समझा रहा हूं, ये हो गया भैया लाली हो गया, ये हो गया लिपस्टिक हो गया, ये हो गया जो है आंख में लगाने वाला, ये हो गया जो है फेयर लवली मान लीजिए। अब देखिए आप जो है किन आधारों पर इसे स्पष्ट करेंगे कि ये लाली है, ये फेयर लवली है, ये जो है आंख में लगाने वाला है, ये जो है चेहरे वगैरह में लगाने वाला है, कैसे आंकेंगे आप उसको जो है पहले देखेंगे, उसके ब्रांड वगैरह को देखेंगे, और उसके ब्रांड को देखने के बाद यह पता लगाएंगे कि यह चीज जो है इस आधार पर बनी हुई है, इस कसौटी पर बनी हुई है, यह कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है, तमाम चीजों को आप देखते हो। तो उसी प्रकार से आप देखोगे कि आलोचना में भैया, आलोचना में भैया रचनाओं का गुण और दोष दोनों देखा जाता है, अच्छाई भी देखी जाती है, बुराई भी देखी जाती है, यानी कि रचनाओं की समीक्षा की जाती है। इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतनी बात आप सभी को बच्चा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, और पांचवा क्वेश्चन है हिंदी आलोचना का उद्भव किस युग से माना जाता है। बताना है आप सभी को कि हिंदी आलोचना का उद्भव जो है किस युग से माना जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना औपचारिक रूप से भारतेंदु युग से शुरू हुई। तो आपको बताना है कि हिंदी आलोचना का उद्भव जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। कब से माना जाता है बच्चे, तो भारतेंदु युग से माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस लाइन को जो है पूरा का पूरा याद करके भी लिख सकते हो, किंतु इससे पहले आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, में आलोचना के जो है बीज दिखाई देते हैं। तो अगर आलोचना के बीज हमें देखने हो तो भक्ति काल में, आदि काल में और रीति काल में भी दिखाई देते हैं। लेकिन आलोचना की औपचारिक जो है विकास, औपचारिक उद्भव अगर देखोगे तो भारतेंदु युग से माना जाता है। कब से माना जाता है बच्चा, भारतेंदु युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। आगे देखोगे बच्चा तो छठवां क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, छठवां क्वेश्चन दिया गया है। साथियों जल्दी जल्दी जो है हम लोग जल्दी जो है बुलेट ट्रेन की तरह जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम लोग जो है चलने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम समयों में जो है पूरा का पूरा अवध सीरीज निपटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहां दिया गया है छठा क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ जो है किसे माना जाता है। तो आप देखोगे भारतेंदु जी की एक रचना होती है, भारतेंदु जी का एक निबंध होता है जिसका नाम होता है नाटक, जो कि 1883 ईस्वी में लिखी गई, रची गई, या जो भी कह लो समझ लो। आगे भैया आप देखोगे प्रश्न नंबर 7 है कि आधुनिक हिंदी का प्रथम व्यवहारिक आलोचक जो है
किसे माना जाता है, किसे माना जाता है? तो भैया आपको लिखना है बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। आगे आप जो है 8वां क्वेश्चन देखोगे तो 8वां क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस प्रकार का आचार्य माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो है किस प्रकार का आचार्य माना जाता है? तो आप कह देना लोकवादी आचार्य माना जाता है। कौन सा आचार्य भैया माना जाता है? लोकवादी आचार्य माना जाता है। आगे देखोगे भैया यहाँ 9वां क्वेश्चन दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? हिंदी में जो है तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? तो आप कहना भैया पद्म सिंह शर्मा। कौन भैया? तो पद्म सिंह शर्मा। आगे बच्चा देखोगे यहाँ 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वें क्वेश्चन का नाम है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न की रचना कब की? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न की रचना कब की? तो भैया आप सभी को बताना है 1910 ईस्वी। क्या बताना है बच्चे? 1910 ईस्वी। क्या बताना है? 1910 ईस्वी। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहाँ 11वां प्रश्न दिया गया है कि पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद जो है समालोचनादर्श जो है शीर्षक से किसने किया? तो आप सभी को बताना है भैया जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। आगे यहां दिया गया है भैया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, साहित्यालोचन किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आपको बताना है भैया, क्या बताना है भैया? श्याम सुंदर दास। किसको बताना है भैया? श्याम सुंदर दास। आगे देखोगे बच्चा तो आगे यहां आपका दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। क्या दिया गया है बच्चा? तीसरा क्वेश्चन दिया गया है और तीसरे क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया गया है कि आचार्य शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति का प्रकाशन वर्ष बताइए। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखते हैं, आलोचनात्मक रचना करते हैं, वह जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आपको बताना है 1949 में। कब बताना है बच्चे? 1949 में बताना है। तो रस मीमांसा जो है आपको याद रखना है और हो सकता है जो है इस बार इसको पूछ ले, है ना? रस मीमांसा हो सकता है इस बार पूछ ले, नहीं तो अगर आपको याद रहे तो आप जो है रस मीमांसा को आंसर राइटिंग करते समय लिख सकते हो बच्चा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां बच्चा आपको दिया गया है चौथा क्वेश्चन, यानी कि कहा गया है कि काव्यांग कौमुदी किसकी आलोचनात्मक कृति है? काव्यांग कौमुदी किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसको बताना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। आगे बढ़ोगे बच्चा तो 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि रस कलश नामक आलोचना की रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध ने जो है कब किया? तो आपको कह देना है 1931 ईस्वी में। कब किया भैया? तो 1931 ईस्वी में। आगे भैया दिया गया है यहाँ 16वां क्वेश्चन कि केशव की काव्य कला एवं कविवर रत्नाकर के लेखक का नाम बताइए। तो आपको लिख देना है बच्चा, आपको छाप देना है बच्चा कृष्ण शंकर शुक्ल। क्या छाप देना है बच्चा? कृष्ण शंकर शुक्ल। समझ में आई बात लल्ला? समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में जो है एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है, यह किसका कथन है? तो बच्चा आप सभी को जो है तुरंत छाप देना है, तुरंत लिख देना है कि यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है भैया 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन जो है किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आपको कहना है बच्चा श्याम सुंदर दास जी की आलोचनात्मक रचना है। किसकी है बच्चा? तो श्याम सुंदर दास जी की है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 कि आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक रचना कौन सी है? तो आपको कहना है भैया काव्य में रहस्य। क्या कहना है, क्या लिखना है? काव्य में रहस्य।
काव्य में रहस्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि जयशंकर प्रसाद के आलोचनात्मक निबंध का नाम लिखिए। तो आपको कहना है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। और भैया जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आगे यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छायावादी कविता के बचाव में सर्वप्रथम किसने जो है आलोचना लिखा? किसने आलोचना लिखा? तो आपको कहना है सुमित्रा नंदन पंत। आगे भैया 23वां क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आपको कह देना है लल्ला, आपको कह देना है गुड्डा, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24वां कि निराला की आलोचनात्मक कृतियों का नाम लिखिए। निराला की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो बच्चा आपको लिखना है रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव और प्रबंध गद्य। अगला क्वेश्चन साथियों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आपको कहना है सुमित्रा नंदन पंत। क्या कहना है बच्चा? सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ोगे, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है कि डॉक्टर नगेंद्र जो है मूलतः किस प्रकार के आलोचक थे? डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं मूलतः किस प्रकार के आलोचक हैं? तो आपको कहना है रसवादी आलोचक हैं। कौन से आलोचक? रसवादी आलोचक। आगे देखोगे भैया तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? तो आपको कह देना है शिवदान सिंह चौहान। क्या कहना है बच्चे? शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 28वां, किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो आपको कहना है बाबू डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या कहना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलोचना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपको कह देना है शिवदान सिंह चौहान। आगे भैया 30वां क्वेश्चन दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है जायसी नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? जायसी नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो आपको बताना है भैया विजय देव नारायण शाही। क्या बताना है बच्चे? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहां जो है क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक जो है किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताओ बच्चा। तो आप सभी को जो है तुरंत छाप के आना है कि भैया नंद दुलारे वाजपेयी। क्या छाप के आना है बच्चे? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। आगे भैया देखोगे कि 32वां क्वेश्चन है भारतेंदु मंडल किसकी रचना है? भारतेंदु मंडल किसकी रचना है? तो आपको कहना है ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास। आगे भैया अगला क्वेश्चन 33वां है कि कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार कौन है? तो आपको कहना है भैया हरिवंश राय बच्चन। क्या भैया? हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक जो है महत्वपूर्ण बड़ी ही फेमस कविता है, बड़ी ही फेमस रचना है मधुशाला मधुबाला प्रेम बाला, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर से, है ना। और इनकी जो है पंक्तियां लोग जो है मोटिवेशन के तौर पर गाते हैं कि अलग अलग सब पथ बतलाते, अलग अलग सब पथ बतलाते, लेकिन मैं यह बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी कि आप जो है एक राह पर चलोगे, एक रास्ते पर चलोगे तो मंजिल जल्द ही मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग सब पथ बतलाते, लेकिन मैं यह बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला, है ना। और आपने यह भी सुना होगा कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मंदिर मस्जिद बैर कराती, एक कराती मधुशाला
समझ में आई बात बच्चे? आगे बढ़ोगे, अगला क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है कि केशव का आचार्यत्व किसकी कृति है? केशव का आचार्यत्व किसकी कृति है? तो आपको बताना है डॉक्टर विजयपाल सिंह। क्या बताना है बच्चों? डॉक्टर विजयपाल सिंह, डॉक्टर विजयपाल सिंह। आगे भैया 35वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कबीर साहित्य की परख और संत साहित्य की परख के लेखक कौन है? यानी कि कबीर साहित्य की परख और संत साहित्य की परख के लेखक कौन है? तो आपको बताना है भैया परशुराम चतुर्वेदी। किसको बताना है? तो परशुराम चतुर्वेदी। आप जो है इसे इस प्रकार से याद कर सकते हो कि जब जो है भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा था, तब जो है परशुराम जी आते हैं और जो है खूब गुस्सा हो जाते हैं। तो इसे जो है आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, इस प्रकार से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भैया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया गया है कि आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षा की है? तो आपको बताना है कि आचार्य शुक्ला ने जो है त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षा की है। तो बाबू आपको जो है छाप देना है सूरदास जी, तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी। क्या छापना है भैया? सूरदास जी को छापना है, तुलसीदास जी को छापना है और जायसी जी को छापना है। सूरदास की रचनाओं में आप देखोगे कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु गुज्जत की छाई। और आप तुलसीदास जी में देखोगे तो मानस की चौपाइयां जो है बहुत ही फेमस हैं। हनुमान जी जो है समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये समुद्र जो है मैं किस प्रकार से पार हो पाऊंगा, क्योंकि यह समुद्र जो है अथाह है और इसे पार कर पाना मुश्किल है। तब जामवंत जी कहते हैं कि उठो हे बीरवर, तुमसे बड़ा बलवान, तुमसे बड़ा शक्तिशाली तो त्रिभुवन में कोई भी नहीं है, और ये समुद्र क्या है, तुम तो इसे जो है तिनके की भांति पार कर सकते हो। और फिर जामवंत जी कहते हैं कि कहां ही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुपी साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यानी कि तुम बुद्धि विवेक की खान हो और तुम में जो है वो साहस, वो पराक्रम भरा हुआ है कि ये समुद्र जो है आप ऐसे ही लांघ जाओगे। तो भारत के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी युवा हैं, ये सोए रहते हैं, इनके अंदर अथाह शक्ति होती है, उसे बस जगाना पड़ता है। का चुपी साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो इस प्रकार से जो है आप चीजों को समझ सकते हो। और आप जो है जायसी के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में भैया? तो जायसी के बारे में पढ़े होंगे, है ना। जायसी के बारे में जो है आप सभी ने पढ़ा होगा, जायसी के बारे में जो है आप सभी ने पढ़ा होगा। साथियों 1 मिनट का समय देंगे, जस्ट 1 मिनट का समय, जस्ट 1 मिनट। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा क्वेश्चन भैया? 37वां। तो यहां दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि मूलतः कैसी रही है? मूलतः कैसी रही है? यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक दृष्टि है वह कैसी रही है? वह कैसी रही है? तो आपको कहना है ऐतिहासिक रही है, सांस्कृतिक रही है और मानवतावादी रही है, मानवतावादी रही है। आप जो है अशोक के फूल वगैरह में देख सकते हो, अशोक के फूल वगैरह रचना में देख सकते हो। आपसे भैया यहां 38वें क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक कौन है? हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक कौन है? तो आपको बताना है भैया शांति प्रिय द्विवेदी। क्या बताना है भैया? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी को बताना है। और यहां भैया 39वां क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन है? तो आपको बताना है भैया, आपको छाप के आना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40वां। और 40वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है?
तो आपको कहना है, आपको लिखना है बच्चा कुंवर नारायण। किसको लिखना है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को लिखना है। अगला क्वेश्चन भैया 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो आप भैया कह देना आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। आप यहां देखोगे भैया 43वें क्वेश्चन के रूप में आपने बीच में गैप देखा होगा, तो भैया कुछ क्वेश्चन जो है इस सीरीज में रिपीटेड दिए गए थे। हालांकि जहां दृष्टि नहीं पड़ पाई वहां जो है रिपीट हो गए, और जहां दृष्टि गई उसको मैंने स्किप कर दिया। तो भैया यहां 43वां क्वेश्चन दिया गया है। 43वां क्वेश्चन दिया गया है कि एकेडमिक आलोचना यानी कि अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात जो है किसने किया? तो आप सभी को बताना है, बाबू श्याम सुंदर दास जी को बताना है। और साथियों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय खंड का लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि रूपक रहस्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? रूपक रहस्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो आपको बच्चे बताना है श्याम सुंदर दास जी की। किसकी रचना है? तो आपको कहना है श्याम सुंदर दास जी की। आगे भैया अब हम लोग जो है खंड बा देखने वाले हैं, और खंड बा में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। क्या देखेंगे बच्चे? लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, वह है साहित्य और आलोचना के अंतः संबंध को लिखिए। साहित्य और आलोचना के जो अंतर संबंध है उसको हमें बताना है। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि मानव समाज के साथ अटूट ढंग से जुड़ा हुआ है। इस जुड़ाव के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य और समाज के बीच सुनिश्चित और अपरिहार्य संबंध स्थापित होते हैं। सामाजिक जीवन मनुष्य के लिए निर्माण का आधार होता है। मनुष्य के निर्माण में उसकी दो क्षमताएं सहायक होती हैं। एक भैया आप देखोगे कि बौद्धिक क्षमता है, और दूसरी आप देखोगे कि संवेदनात्मक क्षमता है। आगे भैया देखोगे कि साहित्य जो है मनुष्य की संवेदनात्मक क्षमता का परिणाम है। मनुष्य के अनुभव, अनुभूति, संवेदना का विस्तार जो है सामाजिक अवस्था में ही होता है। अर्थात किसी भी कला के सृजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष आधार क्या होता है भैया? तो समाज ही होता है। और आप देखोगे कि साहित्य और समाज अथवा साहित्य और सामाजिक जीवन के इस अटूट और पारस्परिक संबंध का मूल कारण मनुष्य का सामाजिक होना है। आगे देखोगे भैया तो साहित्य आलोचना की परंपरा में, चाहे वह भारतीय हो या पाश्चात्य हो, स्पष्ट दिखाई देता है कि सब में जो है साहित्य और समाज के संबंधों का गहराई से विवेचन किया गया है। साहित्य की आलोचना में सामाजिक जीवन की व्याख्या हमेशा जो है क्या होती है भैया? तो अंतर्निहित होती है। आगे इसी के बारे में दिया गया है कि साहित्य की रचना के पीछे जो है प्रमुखता सामाजिक दबाव होते हैं। इसीलिए जो है आलोचना दृष्टि से चाहे कोई भी उसमें जो है साहित्य और समाज के संबंधों की अनिवार्यता का कोई विवाद नहीं है, लेकिन किंतु परंतु साहित्य एक सामाजिक घटना है जिसके निर्माण में सामाजिक परिस्थितियां ही कारण बनती हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि साहित्य जो है एक सामाजिक घटना है, और जिसके निर्माण में जो है समाज ही जिम्मेदार होता है, समाज ही जो है उत्तरदायित्व होता है। आगे देखोगे कि समाज और साहित्य के संबंधों के तीन प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, और यहां दिया गया है तीसरा। तो यहां कहा जा रहा है कि साहित्य सृजन की मूल्य अनुभूति निश्चित ही व्यक्तित्व निराली एवं निजी होती हैं। प्रत्येक रचना कला के स्तर पर रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप लिए हुए होती है। अतः वह रचना समाज के अन्य सदस्यों के बीच एक संपर्क सेतु होती है। प्रत्येक रचना काल के स्तर पर पाठक को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जब यह प्रभाव रचना में रूपांतरित होता है तब वह जनमानस को प्रेरित करता है। इस प्रकार साहित्य और समाज के बीच का संबंध जो है अनिवार्य संबंध है। यहाँ जो इतना सारा कंटेंट दिया गया है, इतना सारा जो है फालतू का
बकवास किया गया है उसके सार स्वरूप में देखेंगे तो साहित्य और समाज के बीच जो है संबंध अनिवार्य है, संबंध जरूरी है ना। तो संबंध जरूरी है। आगे देखोगे कोई भी कला समाज के प्रभाव से मुक्त या निरपेक्ष नहीं रह सकती है। कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य अर्थात समाज, यानी कि जो कला वगैरह का इतिहास है वह मनुष्य जब से आया है उसके समकालीन ही है, उसी के समान ही है। तो यही बातें यहाँ कही जा रही हैं और जल्दी जल्दी से जो है हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। अभी जो है मैं बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है कि सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना किसे कहते हैं। सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना किसे कहते हैं। और आप सभी को वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और जिन्होंने जो है अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जो है अपने दोस्तों वगैरह में जरूर शेयर करेंगे क्योंकि जो है चीजें यानी कि सीरीज जो है सबके हाथ नहीं लग पाई हैं। ऐसे में जो है आप सभी को एक दूसरे का मदद भी करना है, एक दूसरे का जो है क्या करना है बाबू, मदद भी करना है ना, हेल्प भी करना है, सहायता भी करना है क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी जो है समाज बदलेगा। यानी कि जो हम बदलाव समाज में देखना चाहते हैं वह पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब समाज जो है अपने आप ही बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखोगे भैया कि सौंदर्य शास्त्र कोई आलोचना दृष्टि नहीं है। पहली बात तो यही जान लो कि सौंदर्य शास्त्र जो है वह कोई आलोचना दृष्टि वगैरह नहीं है। यह साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन को क्या करता है भैया, सूक्ष्म दिशा देने वाली एक क्या है भैया, विधि है जिसके माध्यम से साहित्यिक कृति का अनेक धरातलों पर क्या होता है भैया, अध्ययन और विवेचन किया जा सकता है। अध्ययन किया जा सकता है, विवेचन किया जा सकता है। आगे देखोगे तो भारतीय संदर्भ में सौंदर्य शास्त्र की पृष्ठभूमि नाट्य शास्त्र में दिखाई पड़ती है और डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि सौंदर्य शास्त्र भारतीय वांग्मय के लिए एक नया शब्द है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजी के एस्थेटिक के पर्याय के रूप में हुआ है। एस्थेटिक जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। यहाँ इंद्रिय से आशय है जो इंद्री वगैरह है। समझ में आई बात। विचारकों की दृष्टि में सौंदर्य मूलतः एक प्रकार का क्या है भैया, तो इंद्रिय संवेदन है। यही बातें जो है यहाँ बताई जा रही है। बहुत सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। आगे भैया तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां जो है निम्नलिखित हैं। पहला आप देखोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे, दूसरा जयसी ग्रंथावली हो जाएगी और तीसरी आपकी जो हो जाएगी भ्रमर गीत सात, चौथी हो जाएगी रसमीमांसा। आगे भैया चौथा क्वेश्चन देखोगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं का जो है नामोल्लेख कीजिए। तो आपको लिखना है सूर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना वगैरह, फिर उसके बाद कालिदास की लालित्य योजना, फिर उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो ये भैया हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे बच्चा तो आगे यहाँ दिया गया है, आगे यहाँ जो है आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है और पांचवा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि नई समीक्षा का नामकरण पर जो है आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट आपको किस प्रकार से करना है, यही सारी चीज यहाँ बताई गई होंगी कि हिंदी आलोचना में छायावादी तथा प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना के पश्चात जो है नई समीक्षा का क्या हुआ भैया, उदय हुआ। छायावादी आलोचना के तहत उच्छ्वासित जो है भावाभिव्यक्ति जो है इंद्रधनुषी कल्पना का मार्क्सवादी आलोचना में यथार्थ को महत्व दिया गया। एक ही तरह के काव्य से कवि तथा आलोचकों में जो है नीरसता से काव्य लेखन में एक नई परिपाटी का जो है क्या हुआ भैया, जन्म हुआ। आगे देखोगे तो नई समीक्षा जो है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य या नई समीक्षा से प्रभावित थी। पश्चिमी नई समीक्षा को जो है न्यू क्रिटिसिज्म कहकर संबोधित किया जाता था, जिसमें जो है I.A. रिचर्ड्स और इलियट, T.S. हॉम जैसे अंग्रेजी आलोचकों द्वारा योगदान दिया गया। आगे देखोगे तो पश्चिम में जो है नई समीक्षा की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। T.H. इलियट ने जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे जो है व्यक्ति निष्ठता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता के महत्व पर बल दिया गया था। भारत में जो है 1942 से 43 ईस्वी तक मार्क्सवाद के प्रभाव में जो है क्या आ गई थी भैया, तो कमी आ गई थी। और आगे आप देखोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी मानव ने नए दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था और इन सभी घटनाओं ने जो है नई समीक्षा के सूत्रपात में क्या किया भैया, तो योगदान किया। क्या किया भैया, तो योगदान किया। इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि नई समीक्षा का नामकरण जो है, इस प्रवृत्ति के नामकरण का सुझाव J.E.
इस पिंगार्न के द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक लेखक ने मिलता है। जॉन क्रो रैनसम ने इस पद्धति को जो है निश्चित स्वरूप प्रदान किया। इनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म का प्रकाशन जो है 1941 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसके पश्चात जो है एलन टेट, विलियम एम्पसन, क्विंस बुक और फ्रैंक रेमंड लीविस, जॉन क्रंक, करमोड आदि विद्वानों ने जो है इस दिशा में विशेष कार्य किया। इन्होंने जो है काव्य और साहित्य पर जो है आधुनिक युग में नई दृष्टि से विचार किया। कुछ समीक्षक जो है कालरिज को इस परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं, परंतु आधुनिक युग में जो है जॉन क्रो, रैनसम, टी.एस. एलियट, आर.ए. रिचर्ड को इस प्रवृत्ति का जो है क्या माना जाता है भैया, तो प्रवर्तक माना जाता है। इतनी बात जो है आप सभी ने समझ लिया। आगे जो है छठा क्वेश्चन दिया गया है आपसे। कौन सा क्वेश्चन भैया, तो यहाँ दिया गया है छठा क्वेश्चन। क्या दिया गया है भैया, तो छठा क्वेश्चन दिया गया है। और छठा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, छठा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि सैद्धांतिक आलोचना से आप क्या समझते हैं। सैद्धांतिक आलोचना से आप क्या समझते हैं। सैद्धांतिक आलोचना, यहां आपको हेडिंग डालना है और फिर जो है चीजों को एक एक करके अच्छे से लिखना है। क्या करना है, एक एक करके अच्छे से लिखना है। यहां आपको जो है सैद्धांतिक आलोचना के विषय में जानना है। तो सैद्धांतिक आलोचना जो है क्या होता है, इसे जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां दिया गया है कि सैद्धांतिक आलोचना विचारों के अर्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, तो विचारों के अर्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, तो विचारों के अर्थ से संबंधित है। और आगे देखोगे जिसमें वे विचार भी शामिल हैं जिन पर अभ्यास आधारित है। यह एक सिद्धांत की सुसंगता या अर्थपूर्णता, वास्तविकता के साथ जो है इसके अनुरूपता, इसके उद्देश्य की वैधता और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले दृष्टिकोण की सीमाओं से संबंधित है। और आगे देखोगे बच्चा, तो आलोचना की इस पद्धति की शुरुआत जो है प्राचीन कवियों द्वारा ही कर दी गई थी। बहुत सी समान रचनाओं को पढ़ समझकर जब आलोचकों द्वारा आलोचना के मानदंडों के रूप में सामान्य नियमों को निर्धारित किया जाता था, तो इस आलोचना को जो है सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। तो आपको जो है यहां से नोट कर लेना है। और आलोचना की जो ये पद्धति है यह कब से शुरू हो रही है, तो यह प्राचीन काल से शुरू हो रही है। इसको भी जो है आप सभी नोट रखे रहना। इसको भी जो है आप सभी क्या कर लेना बच्चे, तो इसको भी जो है आप सभी को नोट रखे रहना है। इसको भी जो है आप सभी को नोट कर लेना है। आगे देखोगे तो हिंदी में जो है सैद्धांतिक आलोचना का उद्भव आदिकालीन काव्य में ही परिलक्षित होता है, जो कालांतर में रीतिकालीन, भक्तिकालीन तथा आधुनिक कालीन साहित्य में परिष्कृत होती हुई दिखाई देती है। आगे देखोगे तो सैद्धांतिक आलोचना में द्विपक्षीय कृतियों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों की स्थापना तथा सामान्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य कृतियों की समीक्षा सम्मिलित होती है। तो इतना बच्चे आप सभी ने समझ लिया होगा। इतना जो है आप सभी ने क्या कर लिया बच्चे, समझ लिया। आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है कि प्राचीन संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य में रस, छंद, अलंकार को ध्यान में रखकर उसमें जो है विभिन्न भावों को क्या किया गया भैया, तो निरूपित करने के नियम बनाए गए थे। यही नियम जो है विभिन्न कालों में परिवर्तित होते गए। और आप देखोगे कि आलोचना की इस पद्धति में आलोचक जो है नियमों से बंधा रहता है और इससे जो है वह अपने व्यक्तिगत भावों को क्या करता है भैया, उजागर करने में असफल रहता है। क्या रहता है, अपने व्यक्तिगत भावों को उजागर करने में असफल रहता है। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है कि यह पद्धति जो है प्राचीन लक्षण ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से उजागर होती हुई दिखाई देती है। और साथियों अगर जो है मैं इसे एक एक करके समझाता चलूंगा तो क्लासें जो है काफी लंबी हो जाएंगी और जो है बोरिंग लगने लगेंगी। तो इसीलिए जो है मैं जल्दी जल्दी से इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलूंगा और कुछ चीजें जो है हम लोग स्किप भी करते चलेंगे। यहाँ आप देखोगे तो सैद्धांतिक आलोचना के विषय में जो है श्याम सुंदर दास जी का कथन जो है दिया गया है कि यही आलोचना का सामान्य और चिरंतन स्वरूप है। यह समालोचना सामान्य सिद्धांतों की स्थापना करता है। यह आलोचना जो है एक प्रकार से आलोचना का शास्त्रीय पक्ष है। और हडसन ने जो है यद्यपि सैद्धांतिक आलोचना का वर्णन जो है समालोचना की एक स्वतंत्र पद्धति के रूप में नहीं किया, तथापि जो है उनसे तो तमाम बातें यहाँ लिखी गई हैं। आपको भी जो है थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत यहाँ आपको भी जो है क्या करना है भैया, पढ़ लेना है। यहाँ 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवहारिक आलोचना पर क्या करना है भैया आपको, तो टिप्पणी करना है यानी कि कमेंट करना है। तो यहाँ हेडिंग दिया गया है क्या, व्यवहारिक आलोचना। क्या हेडिंग दिया गया है, तो यहाँ हेडिंग दिया गया है व्यवहारिक आलोचना। तो यहाँ आप देखोगे कि आदिकाल, भक्ति काल तथा रीति काल में जो है सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें जो है आधुनिक काल के साहित्यकारों पर पाश्चात्य समीक्षा का प्रभाव जो है पड़ा तथा इसके परिणाम स्वरूप आलोचकों ने जो है आलोचना के नियमों से बाहर निकलने की कोशिश वगैरह की और व्यवहारिक आलोचना की भैया क्या किया, शुरुआत वगैरह कर डालते हैं। तो यहाँ जो है यही सारी बातें बताई
बताई जा रही हैं, जहां आप भैया देखोगे संयोगिता स्वयंवर वगैरह है, यहाँ जो है सरस्वती पत्रिका वगैरह है, इंद्र हो गया, माधुरी वगैरह हो गया, तो तमाम चीजें यहाँ दिया गया है और जो है तमाम तरीके से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देखोगे तो समीक्षा सिद्धांत को साहित्यिक रचनाओं के आधार पर ही क्या करना चाहिए भैया, तो स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो स्थापित करना चाहिए। इतना जो है आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ कि शुक्लोत्तर युग में व्यापारिक आलोचना में नए परिवर्तन होते गए। विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर, विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर व्यवहारिक आलोचना में नए परिवर्तन होते गए। और यहाँ आप देखोगे कि विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर विभिन्न धाराओं का क्या हुआ भैया, तो विभिन्न धाराओं का यहाँ उदय हुआ। और आगे देखोगे कि शुक्लोत्तर युगीन व्यवहारिक आलोचना की धाराएं कौन कौन सी थी, तो यहाँ आप देखोगे स्वच्छंदतावादी, मार्क्सवादी, प्रगतिवादी, और यहाँ आप देखोगे अनुसंधान परक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। और अब जो है आपके सामने 8वां क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, अब जो है आपके सामने 8वां क्वेश्चन दिया गया है। और 8वां क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर नगेंद्र की किन्हीं 7 प्रमुख आलोचना का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, फिर साकेत एक अध्ययन हो जाएगा, रीति काव्य की भूमिका हो जाएगा, रस सिद्धांत हो जाएगा, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं वगैरह हो जाएंगी। इतनी बात जो है आप सभी ने समझा। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ दिया गया है कि भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र, राम की शक्ति पूजा, निराला की जो है कालजयी कृति। आगे आप देखोगे तो यहाँ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में चर्चा दी गई है। तो ये आप उनकी रचनाओं को जो है देख सकते हो, उनकी रचनाओं को जो है देख सकते हो। और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं कि वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से आप देखोगे हिंदी साहित्य है, जयशंकर प्रसाद है, आधुनिक साहित्य है, रस सिद्धांत है, साहित्य का आधुनिक युग है, रीति और शैली है, और नया साहित्य, नए क्वेश्चन वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हो। आगे भी जो है उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि रामविलास शर्मा जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं का क्या करना है भैया, उल्लेख करना है। तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी, इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हो जाएंगी प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग। और उसके बाद आप देखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। फिर आप देखोगे निराला की साहित्य साधना। तो ये रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचनाएं हो जाती हैं, इनकी रचनाएं हो जाती हैं। आगे देखोगे बच्चा तो यहाँ और भी बातें दी गई हैं। क्या किया गया भैया, यहाँ जो है और भी बातें दी गई हैं, और वह जो है इस प्रकार से है। यहाँ देखोगे उन्हीं की रचनाओं के बारे में बात किया जा रहा है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। और फिर जो है यहाँ नामवर सिंह जी की जो है आलोचनात्मक कृतियों की बात की जा रही है। किसकी कृतियां भैया, तो नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो आप देखोगे पहले नंबर पर है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद हो गया, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हो गया, इतिहास और आलोचना हो गया, और जो है कविता के नए प्रतिमान हो गया। यहाँ देखोगे कहानी, नई कहानी हो गई, और उसके बाद जो है वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना के मुख से। तो भैया इसमें जो है इन सब चीजों में ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ये रचनाएं हैं, आपको जो है इन्हें याद करना ही पड़ेगा, इन्हें जो है रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को जो है रट्टा भी मार जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है आप देख सकते हो। और आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहाँ दिया गया है आलोचना के स्वरूप पर प्रकाश डालो। क्या दिया गया है भैया, आलोचना के स्वरूप पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है ना, प्रकाश डालना है। तो आप देखो कि भैया मैंने जो है 2 क्लासें इसके पहले भी दिया है, आप जो है उसको देख लेते हो तो उससे भी जो है आपका काफी काम चल जाने वाला है। काफी अच्छे चीजें से, काफी अच्छे तरीके से उसमें चीजों को समझा समझा के एक एक करके बताया गया है। इसको तो जल्दी जल्दी से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्लास जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप सभी को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ आपको बताना है हिंदी आलोचना के स्वरूप को और उस पर प्रकाश डालना है। तो आप देखोगे संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनरावृत्ति होने के कारण रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय विवेचना में ना तो सूक्ष्म विश्लेषण और जो है पर्यावलोचन का और जो है ना ही मौलिकता ही थी। और आगे देखोगे कि इसमें जो है काव्य शास्त्रीय रस तो था, लेकिन जो है सामाजिक संदर्भों में उभरते हुए जीवन का काव्य का रस नहीं था। आगे देखोगे कुल मिलाकर हिंदी आलोचना का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास के समानांतर हुआ है। तो इसमें देखोगे तो इस तरीके से आपको चर्चा बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तो मेरी पहली वाली क्लास को देख लेना है। क्या करना है, मेरी पहली वाली क्लास को आपको देख लेना है, और उसके बाद जो है इसका जो है मैं पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। क्या कर दूंगा भैया, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप एक नंबर नोट कीजिए। क्या करना है भैया, पीडीएफ के लिए आपको एक नंबर नोट करना है। नंबर जो है आप नोट कीजिए। पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, आप एक नंबर नोट कीजिए। नंबर है
80, 81, 78, 58, 16। कितना भैया? तो आपको नोट करना है 80, 81, 78, 58, 16। तो पीडीएफ के लिए भैया आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और लिख के बता दीजिएगा कि ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ हेडिंग आपका दे दिया गया है कि आलोचना का अर्थ। आलोचना का अर्थ क्या? आलोचना का अर्थ केवल बुराई करना ही होता है? कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर आलोचना का मतलब होता है बुराई करना। आलोचना का मतलब जो है सीधा सीधा यही होता है कि बुराई करो। तो भैया किस तरह से बुराई करो, कैसे करो, वह सब चीजें जो है हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हम लोग इस समय देख रहे हैं आलोचना का अर्थ। तो सबसे पहले आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जैसे ही मैं पीछे हट जाया करूं बच्चे, जैसे ही मैं पीछे हट जाया करूं वैसे तुरंत ही आपको जो है क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आइए देखते हैं हिंदी आलोचना का अर्थ। हिंदी आलोचना का अर्थ। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों, हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों का गहराई से मूल्यांकन और विश्लेषण करना क्या है? आलोचना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आलोचना क्या है। आलोचना का मतलब होता है कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे नाटक हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, उपन्यास हो गया, रेखा चित्र वगैरह हो गया। तो जितने भी हिंदी साहित्य के रूप हैं उनको जो है गहराई से उनका मूल्यांकन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो आलोचना के अंतर्गत। और यहां आगे देखोगे कि इसमें रचनाओं की सौंदर्यात्मक, वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से जांच की जाती है। तो जांच किस आधार पर की जा रही है इसको भी आप देख सकते हो। इसे इस प्रकार से समझो कि जैसे आप सभी को मान लो सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए आप क्या करोगे? आलू खरीदोगे तो आलू को पहले चेक करोगे कि भैया कहीं आलू सड़ा वड़ा तो नहीं है। गोभी खरीदोगे तो देखोगे कि गोभी में जो है किलुआ वगैरह तो नहीं पड़ा है। आप जो है सोयाबीन खरीदोगे तो सोयाबीन को पहले चेक करोगे कि सही है या सही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है आलोचना भी है। हिंदी आलोचना का अर्थ होता है कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न रूप हैं, चाहे कविता हो गया, चाहे कहानी हो गया, चाहे नाटक हो गया, चाहे अन्य हो गया, तो इसका क्या किया जाता है? आलोचना के अंतर्गत बाबू गहराई से इसका क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, मूल्य को आंका जाता है और इसका जो है विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो है इसमें रचनाओं की सौंदर्यात्मक, वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से जांच की जाती है। तो वही आलू और सब्जी वाला उदाहरण हम लोग फिर से लेंगे कि जैसे आप आलू खरीदने जाओगे तो उसको जो है चेक करोगे कि ताजा है या बासी है। तो चेक कैसे होगा? उसको देख के पता चलेगा। अगर जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है, धूप वगैरह नहीं लगी होगी तो अच्छा खासा दिखेगा। तो सौंदर्यात्मक जांच के हिसाब से आप समझ जाओगे कि आलू जो है अच्छा है। फिर वैचारिक है ना, वैचारिक तो आप जो है दिमाग वगैरह लगाओगे कौन सी आलू खानी चाहिए, लाल पहाड़िया वाली खानी चाहिए या सफेद वाली आलू खानी चाहिए। फिर सामाजिक यानी कि समाज वगैरह में, बाजार वगैरह में किस आलू की ज्यादा डिमांड है, तो उसी आधार पर भैया सब्जी के आधार पर आप इसे समझ सकते हो, है ना। तो आशा करता हूं कि मैंने जो है साग सब्जियों भाजी के माध्यम से आलोचना आपको समझा दिया, है ना। आलोचना आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई बच्चा तो आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। आप सभी को जो है फिर से एक बार समझा दिया जाएगा, फिर से एक बार बता दिया जाएगा। हालांकि अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि हिंदी आलोचना का अर्थ होता है हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों का गहराई से मूल्यांकन और विश्लेषण करना। समझ में आई बात? आलोचना का मतलब क्या होता है? तो आलोचना का मतलब यह होता है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों का गहराई से मूल्य आंकना और जो है उसका विश्लेषण करना। और आप देखोगे विभिन्न रूपों में, चाहे कविता हो गई, चाहे कहानी हो गई, चाहे संस्मरण हो गया, चाहे रेखा चित्र हो गया, चाहे उपन्यास या नाटक हो गया, तो इसका जो है हम लोग गहराई से मूल्य आंकन करते हैं और जो है इसका विश्लेषण करते हैं। और इसके लिए जो है हम लोग रचनाओं की सौंदर्यात्मक और वैचारिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से जांच करते हैं, यानी कि बहुत आधारों पर जो है जांच करते हैं, परख करते हैं, तब जो है
आलोचना माना जाता है। तो इतना भैया आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना आप सभी समझ लेते हो बच्चा, तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ आप देखोगे कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कि पहला जो उदाहरण मैंने दिया, यानी कि मैंने जो आपको ये सब समझाया, अगर ये सारा कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जो है सीधे शब्दों में समझ जाइए। सीधे शब्दों में आप जो है चीजों को समझ लीजिए। यानी कि सीधे शब्दों में सीधे शब्दों में हिंदी आलोचना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी साहित्यिक रचना की गुणवत्ता, उद्देश्य, शैली, भाषा और प्रभाव पर विचार किया जाता है। समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई होगी। तो आप देखोगे कि आलोचना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग जो है साहित्यिक रचना की गुणवत्ता मापते हैं कि इस रचना की क्या गुणवत्ता हो सकती है, इस रचना को लिखने के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसकी शैली जो है किस प्रकार की हो सकती है या किस प्रकार की होनी चाहिए थी, और आप देखोगे भाषा, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए था। तो यही सब दिखाया गया है। और उसके बाद आप देखोगे कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और कैसा पड़ना चाहिए था, आदि पर जो है क्या किया जाता है भैया, विचार किया जाता है। आलोचना का उद्देश्य जो है रचना की कमियों को उजागर करना मात्र नहीं होता है, बल्कि उसके सार्थक पक्षों को समझना और पाठकों को सही दिशा देना भी होता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि आलोचना का मतलब होता है केवल जो है कमियां गिनाना, लेकिन आलोचना का मतलब केवल कमियां गिनाना ही नहीं होता है, उससे जो है उसके सार्थक पक्षों वगैरह को भी समझना और पाठकों को जो है सही दिशा दशा भी देना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आलोचना का जो उद्देश्य है वह केवल रचना की कमियों को उजागर करना मात्र नहीं होता है, बल्कि उसके सार्थक पक्षों को समझना और पाठकों को सही दिशा देना भी होता है। समझ में आई बच्चा? समझ में आई? तो आपको अब कहना है कि आलोचना का मतलब केवल बुराई करना नहीं होता है, उसको जो है उसके सार्थक पक्षों को समझना भी होता है और जो है पाठकों को सही दिशा दशा भी देना होता है। समझ में आई बात? आप इसे जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो बच्चा? कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हो। उदाहरण यहां दिया गया है कि अगर कोई आलोचक गोदान उपन्यास की आलोचना करता है तो वह यह देखेगा कि अगर कोई आलोचक मान लो गोदान उपन्यास की आलोचना करता है तो वह यह देखेगा कि इसका सामाजिक संदर्भ क्या है, पात्रों का चित्रण कैसा है, भाषा शैली वगैरह कैसी है, लेखक ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। समझ में आई बात? तो देखो आलोचना का मतलब होता है, एक उदाहरण के माध्यम से यहां समझाया गया है कि अगर मान लो कोई भी आलोचक है और वह गोदान उपन्यास की आलोचना करता है तो वह उसमें क्या क्या चीजें देखता है। तो वह उसमें देखेगा कि आखिर इस रचना की आखिर इसका जो है सामाजिक संदर्भ क्या है, इस रचना का जो है सामाजिक संदर्भ क्या है, और इस रचना के पात्रों का चित्रण जो है किस प्रकार से हुआ है, और इस रचना में जो है भाषा शैली वगैरह किस प्रकार की है या किस प्रकार की होनी चाहिए, और आप देखोगे कि लेखक ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। यानी कि इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने जो है किस चीज की जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आलोचना में जो है हम लोग इन्हीं पक्षों को देखते हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी, है ना? इतना सरलतम अंदाज में मैंने लिख दिया है कि मैं ना भी समझाऊं, मैं ना भी बोलूं, मैं कुछ भी ना कहूं, तब भी जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से समझ लोगे। तो आपको पता चल गया कि आखिर आलोचना का अर्थ क्या होता है। समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा कि आलोचना का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जो है आप सभी को कमेंट में बताना है। और बच्चे जब हम लोग आलोचना के अर्थ को समझ लेते हैं, आलोचना के अर्थ को जान लेते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे आलोचना के स्वरूप के विषय में। किसके विषय में बच्चा? आलोचना के स्वरूप के विषय में, कि आखिर आलोचना का स्वरूप किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहां बच्चा आप देखोगे कि हिंदी आलोचना का स्वरूप साहित्यिक प्रवृत्तियों और विचारधाराओं के अनुसार बदलता रहता है।
यानी कि स्वरूप जो है हमेशा बदलता रहता है। यहाँ जो है एक गाना जरूरी है कि मेरे यार बदल ना जाना गिरगिट की तरह। तो जैसे गिरगिट जो है हमेशा रंग बदलता रहता है, हालांकि अब जो है गिरगिट ने भी जो है रंग बदलना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा रंग तो इंसान बदल रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि गिरगिट की तरह जो है इसका रंग हमेशा बदलता रहता है। किसका? आलोचना के स्वरूप का। तो वही बात यहां कही जा रही है कि हिंदी आलोचना का स्वरूप साहित्यिक प्रवृत्तियों और विचारधाराओं के अनुरूप भैया क्या होता है? बदलता रहता है, बदलता रहता है। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। तो स्वरूप भैया हमेशा बदलता रहता है। इसका स्वरूप जो है बहुआयामी और विकसित होता गया है। हिंदी आलोचना ने विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया है, जैसे शास्त्रीय, सौंदर्यवादी, समाजोन्मुखी, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी और स्त्रीवादी। समझ में आई बात? तो आप देखोगे हिंदी आलोचना ने विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया है। विभिन्न दृष्टिकोणों में आप देखोगे तो एक है शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि शास्त्रीय आलोचना, सौंदर्यवादी आलोचना, सौंदर्यवादी दृष्टिकोण और समाजोन्मुखी दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक जो है आलोचना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी, स्त्रीवादी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया। तो अब जो है शास्त्रीय आलोचना जो है कैसे होती है उसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, उस पर जो है हम लोग एक दृष्टि डाल देते हैं। और भैया जिस तरीके से चीजों को दिया गया है इसी को जो है आप सभी एक बार देख लो, आप सभी जो है याद कर लो और इसी को जो है जस का तस उतार के चले आना है। और भैया जैसे आलोचना वगैरह से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको भी अगर आप लिखना चाहो तो मैं इधर से जो है बोल दे रहा हूं, आप आराम से जो है उसे लिख सकते हो। या आप सभी अगर कहो तो इसे जब मैं और भी क्लासें लेकर आऊंगा तो उसके दौरान लिखा दूं, जो कहो आप। चलो एक आध क्वेश्चन जो है आप लिख लो। एक आध क्वेश्चन इस तरीके से लिख लो कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर टिप्पणी कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं, बाकी जब मैं आगे और चर्चाओं को कराऊंगा तो वहां चीजों को बताऊंगा। और उसके बाद साथियों अब हम लोग यहां देखेंगे शास्त्रीय आलोचना। कौन सी आलोचना भैया? है शास्त्रीय आलोचना। तो इसमें आप देखोगे कि यह आलोचना प्राचीन कालीन भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित है। तो शास्त्रीय आलोचना भैया कैसी होती है? तो यह भैया प्राचीन काव्य शास्त्र पर आधारित होती है। जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत और मम्मट का काव्य प्रकाश, इससे जो है रस, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। समझ में आई बात? तो शास्त्रीय आलोचना में आप देखोगे कि इसमें जो है रस, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, रचनाओं की आलोचना की जाती है। तो ये आप देखोगे शास्त्रीय आलोचना। फिर बच्चे यहां आप देखोगे कि सामाजिक या इतिहासवादी आलोचना। कौन सी आलोचना बच्चे? सामाजिक या इतिहासवादी आलोचना। इसमें साहित्य को समाज और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जो साहित्य होता है उसे समाज और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो आपने जो है दूसरा स्वरूप भी जान लिया। आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो आगे यहां जो है तीसरे नंबर पर दिया गया है मनोवैज्ञानिक आलोचना। क्या दिया गया है बच्चा? तीसरे नंबर पर दिया गया है मनोवैज्ञानिक आलोचना। तो इसमें जो है क्या बात कही जाएगी? इसमें जो है हमें क्या जानना है? तो इसमें जो है लेखक और पात्रों के मनोविज्ञान, आंतरिक संघर्ष और मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। और आप बच्चे इसके प्रभाव को देखोगे तो इससे क्या प्रभाव होना चाहिए, इसमें क्या प्रभाव होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी जो है हमें समझ लेना चाहिए, इसको भी जो है हमें जान लेना चाहिए। तो यह स्वरूप विशेष रूप से उपन्यास और कहानी आलोचना में उपयोगी रहा है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना जो है यह उपन्यास और कहानी की आलोचना करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है, उपयोगी रहा है।
इतनी बात आप सभी ने समझ लिया। फिर आगे आप देखोगे बच्चा, चौथे नंबर पे आया है मार्क्सवादी आलोचना। कौन सी आलोचना भैया? मार्क्सवादी आलोचना। यह वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, शोषण और सत्ता संबंधों के आधार पर रचना को देखती है। समझ लो आप इसे इस प्रकार से समझो। हालांकि मैंने जो है तीन उदाहरण दे दिए, तीन स्वरूप को बता दिया, लेकिन वहां जो है मैंने एक भी उदाहरण नहीं दिया, लेकिन यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं और उसी आधार पर जो है सारा का सारा आप समझ जाओगे। समझ लो, ये होते हैं मंगरू। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मंगरू, है ना, इनका नाम होता है मंगरू। मंगरू ने जो है एक साहित्य लिखा, मंगरू ने जो है एक साहित्य लिखा, और इस साहित्य को जो है अगर मार्क्सवादी आलोचक जो है देखेंगे, तो मार्क्सवादी आलोचक इस साहित्य में क्या ढूंढेंगे? तो वो ढूंढेंगे कि इसमें वर्ग संघर्ष है या नहीं है, इसमें आर्थिक विषमता है या नहीं है, इसमें जो है कोई शोषित वर्ग का जो है चर्चा हुआ है कि नहीं, इसमें जो है सत्ता द्वारा निम्न वर्गों को सताया जा रहा है या नहीं। इस आधार पर जो है मार्क्सवादी लोग इसकी आलोचना करेंगे मंगरू के साहित्य की। और मंगरू की साहित्य जो है, मंगरू का जो साहित्य है, इसमें जो है इससे जो है परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। जैसे मंगरू ने साहित्य लिखा, तो इस साहित्य से जो है कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, तो मार्क्सवादी आलोचक जो है इसको भी देखेंगे। अगर यह सारी बात इसमें नहीं होगी, तो मार्क्सवादी आलोचक इसकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे और कहेंगे कि सुधार वगैरह करो। तो भैया यही चीज यहाँ बताई जा रही है, यही सब चीज जो है समझाई जा रही है, और इसी आधार पर जो है आप पूरा का पूरा जो है समझ सकते हो, सब कुछ जो है जान सकते हो। और आगे भैया आप देखोगे स्त्रीवादी आलोचना। क्या भैया? स्त्रीवादी आलोचना। यह आलोचना स्त्री दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन करती है। इसमें पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और स्त्री की पहचान जैसे विषयों को जो है केंद्र में रहते हैं, यानी कि ये सारे विषय जो है केंद्र में रहते हैं। और भैया छठा जब आप देखोगे, तो छठा है सौंदर्यवादी या आत्ममुखी आलोचना। इसमें क्या होता है? तो इसमें भैया रचना की कलात्मकता, भाषा की लयात्मकता, प्रतीकों और शैली को महत्व दिया जाता है। साहित्य को कला के लिए कला की दृष्टि से देखा जाता है। तो भैया सौंदर्यवादी आलोचना जो है किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, इसको जो है आप सभी ने समझ लिया। जब बच्चे इतना आप सभी समझ लेते हो, तो आइए जो है हम लोग आलोचना के प्रकारों के विषय में बात कर लेते हैं। क्या बच्चे? आलोचना के प्रकारों के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आलोचना के प्रकारों में आप देखोगे लल्ला, तो पहला हो जाएगा शास्त्रीय आलोचना, सामाजिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, स्त्रीवादी आलोचना, सौंदर्यवादी आलोचना, उत्तर आधुनिक आलोचना, सांस्कृतिक आलोचना, पाठक आधारित आलोचना, संरचनावादी आलोचना, उत्तर संरचनावादी आलोचना। समझ में आई बात? इससे जो है आप 3 से 4 बार अगर देख लेते हो, तो आपका जो है आलोचना के प्रकार आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि आलोचना के कितने प्रकार होते हैं। तो लगभग यहाँ 12 प्रकार आपसे दिए गए हैं। शास्त्रीय आलोचना है, सामाजिक आलोचना है, ऐतिहासिक आलोचना है, मनोवैज्ञानिक आलोचना है, मार्क्सवादी आलोचना है, स्त्रीवादी आलोचना है, सौंदर्यवादी आलोचना है, उत्तर आधुनिक आलोचना है, सांस्कृतिक आलोचना है, पाठक आधारित आलोचना है, संरचनावादी आलोचना है और उत्तर संरचनावादी आलोचना है। इतना भैया जब आप सभी समझ लेते हो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं आलोचना की विशिष्टता। यहां आप देखोगे कि आलोचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हमें जानना है। क्या जानना है भैया? आलोचना की विशिष्टता को जानना है। तो आलोचना की अगर विशिष्टताओं को हम लोग देखेंगे, तो वह निम्नलिखित प्रकार की होती है। क्या भैया? निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो यहां लिखा गया है कि आलोचना की विशिष्टताएं यानी कि विशेषता निम्नलिखित प्रकार की हैं। निम्नलिखित रूप से हम इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भैया पहला यहां दिया गया है मूल्यांकनात्मक दृष्टि, यानी कि रचना की साहित्यिक गुणवत्ता का विश्लेषण करती है। यहां भैया आप देखोगे तार्किकता,
यानी कि आलोचना में जो है मूल्यांकनात्मक दृष्टि होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, दृष्टिकोण की स्पष्टता होनी चाहिए, और आलोचना में क्या क्या होना चाहिए, तो रचनात्मकता होनी चाहिए, पाठक का जो है मार्गदर्शन वगैरह होना चाहिए। तो तार्किकता के अंतर्गत आप देखोगे तो विचारों का प्रस्तुतिकरण जो है तर्क और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए या होता है। दृष्टिकोण की अस्पष्टता को आप देखोगे तो आलोचक किसी विशिष्ट सिद्धांत या दृष्टिकोण के आधार पर विश्लेषण करता है। और रचनात्मकता में आप देखोगे तो आलोचना केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रचनात्मक विचार भी प्रस्तुत करती है। फिर आप देखोगे भैया 5वें नंबर पर कि पाठक का मार्गदर्शन। तो पाठकों को जो है साहित्य को समझने और उसका सही मूल्यांकन करने में सहायता करती है। समझ में आई बात? तो पाठक का मार्गदर्शन किस प्रकार से करती है आलोचना, तो पाठकों को जो है साहित्य को समझने और उसका सही मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। फिर बच्चे आगे देखोगे तो यहाँ छठे नंबर पर दिया गया है, छठे नंबर पर दिया गया है कि आलोचना जो है समय के अनुरूप साहित्य को देखने की दृष्टि क्या करता है, प्रदान करता है। क्या कहा जा रहा है कि आलोचना जो है समय के अनुसार साहित्य को देखने की दृष्टि प्रकट करता है, प्रदान करता है। जैसे आप देखोगे कि आज से बहुत साल पहले की फिल्मों को देखोगे तो जैसे मान लो खाने के लिए रोटी नहीं होता था, फिल्में बनती थी रोटी। मान लो जो है पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, फिल्में बनती थी कपड़ा। मान लो किसी विशेष आधार पर जो है फिल्मों को बनाया जाता था तो नाम लिखा जाता था काला पत्थर। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आज हमारे यहाँ संपन्नता है, तो फिल्में किस तरह की बन रही हैं, मारधार वाली। यानी कि जैसा देश वैसा भेष, तो जिस प्रकार का समाज होगा वैसे ही जो है फिल्में आएंगी। तो वही बात जो है लगभग लगभग समानता को समेटे हुए यहाँ वही बात कही जा रही है। फिर भैया यहाँ आप देखोगे कि बहुआयामी विश्लेषण, यानी कि रचना के भाषा, शिल्प, विषय, विचार, सामाजिक प्रभाव आदि सभी पक्षों का जो है विश्लेषण करती है। और उसके बाद 8वें नंबर पर यहां दिया गया है भैया कि साहित्य और समाज का सेतु, यानी कि आलोचना जो है वह साहित्य और समाज के सेतु का काम करती है। क्या करती है भैया, तो आलोचना जो है साहित्य और समाज का सेतु निर्माण करने में कार्य करती है, सहायता प्रदान करती है। तो इसमें आप देखोगे कि साहित्य को सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ती है। हेडिंग दिया गया है हिंदी आलोचना का इतिहास, यानी कि हिंदी आलोचना का क्या इतिहास रहा है उसे हम लोग जो है जानने वाले हैं, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां आप देखोगे बच्चा, यहां बातें यही कही जा रही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मानकर, आधार मानकर, एक तो हम पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना और हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्ल के बाद यानी कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। समझ में आई बात? तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मान रहे हैं और उनके पहले और उनके बाद और उनके ही युग का आलोचना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा यहां जो है यही बात कही जा रही है जो मैंने समझा दिया। तो कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल को, यहां शुक्ल से आशय है रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के इतिहास का केंद्रीय व्यक्ति है ना, केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। उनकी उपस्थिति को आधार मानते हुए हिंदी आलोचना के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया होगा। और वो 3 भाग क्या हैं, 3 वर्ग क्या हैं? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। समझ में आ गई होगी बात बच्चा? तो आज की चर्चा में, आज की चर्चा इसी जो है इसी को जो है आधार मान के इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमेगी और इसे जो है निपटा देगी। और फिर एक क्लास और होगी और आपका पहला पेपर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी को पता चल गया कि अब हम लोग जो है शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां जो है अब हेडिंग पड़ गई है कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना।
तो यहाँ भैया बातें कही जा रही हैं कि हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना औपचारिक रूप से भारतेंदु युग में शुरू हुई, किंतु इससे पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल में आलोचना के बीज दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग जो है औपचारिक रूप से देखें तो आलोचना का उद्भव जो है, आलोचना का विकास जो है भारतेंदु युग में हो रहा है, लेकिन इसके बीज आप देखोगे तो आदि काल में भी दिख रहे थे, भक्ति काल में भी दिख रहे थे और रीति काल में भी दिखाई पड़ रहे थे। समझ में आई बात बच्चा? अगर हम आलोचना की बात करें तो आलोचना का विकास जो है औपचारिक रूप से भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन इसके पहले भी जो है हमें आलोचना के बीज जो है दिखाई पड़ते थे। कहां दिखाई पड़ते थे? तो भैया आदि काल में, भक्ति काल में और रीति काल में। समझ में आ गई बच्चा? समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और भैया लेखन की कला जो है यहाँ इतनी सुंदरता से की गई है, इतने सरलतम शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अगर इसे छोटा सा बच्चा भी देखेगा बच्चा तो वह भी जो है समझ जाएगा, वह भी समझ जाएगा। इतने सरलतम अंदाज में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और बाबू इसके बीज जो है हमें कहां कहां दिखाई देते हैं? आदि काल में दिखाई देते हैं, भक्ति काल में दिखाई देते हैं, रीति काल में दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके बीज जो है पहले कहां कहां दिखाई दे रहे थे। तो यहां दिया गया है आदि काल और भक्ति काल। क्या दिया गया है बच्चा? आदि काल और भक्ति काल। तो आप देखोगे कि इस समय आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं थी, है ना। और मैंने पीछे बताया कि औपचारिक रूप से अगर शुरुआत देखा जाए तो भारतेंदु युग से हो रही है आलोचना की शुरुआत। समझ में आई बात? लेकिन अगर आप देखोगे तो इस समय जो है स्वतंत्र विधा के रूप में आलोचना नहीं थी। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी बात। लेकिन साहित्य में विचार और विरोध की जो है अभिव्यक्तियां दिखाई देती हैं। समझ में आई बात? लेकिन आलोचना के बीज जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह स्वतंत्र विधा ना रही हो फिर भी। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे तो यहां कहा जा रहा है कि कबीर जैसे संत कवियों ने धार्मिक पाखंड, आडंबर, बाह्यचार और आलोचना की। यानी कि जो कबीर दास जैसे संत हैं और भी तमाम संत हैं, वह जो है धार्मिक पाखंडों वगैरह की, तमाम आडंबरों वगैरह की जो है आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आलोचना के बिंदु हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो वही कहा जा रहा है कि भक्ति काल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो कबीर आदि संतों ने जो है क्या किया भैया? जो धार्मिक पाखंड हो रहा था उसकी आलोचना किया, और जो है तमाम जो कुरीतियां वगैरह फैली थी उसको भी जो है, उसका भी जो है इन्होंने आलोचना वगैरह किया। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो आगे यहां दिया गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में आदर्शों की व्याख्या कर अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों की आलोचना प्रस्तुत की है। तो आप देख सकते हो कि आलोचना के बीज जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस में देखोगे तो उसमें भैया आदर्शों की व्याख्या कर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है आलोचना प्रस्तुत किया गया है। कैसे किया गया है बच्चे? अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना किया गया है रामचरितमानस में, है ना। तो ये आप देख सकते हो। यह काल धार्मिक और नैतिक आलोचना की भूमिका तैयार करता है। समझ में आई बात? तो ये आपको जो है नोट रखना है। आदि काल और भक्ति काल के अंतर्गत आप देखोगे तो यह काल जो है धार्मिक और नैतिक आलोचना की भूमिका तैयार कर रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग जो है रीति काल में देखेंगे कि आखिर रीति काल के अंतर्गत आलोचना के बीज किस प्रकार से प्रस्फुटित हो रहे हैं, यानी कि उग रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे यहां देखोगे कि इस युग में काव्य को श्रृंगार और अलंकार का प्रधान माना जाता था। यानी कि इस समय जो है काव्य जो है श्रृंगार और अलंकार प्रधान होता था। क्या होता था बच्चा? तो इस युग में जो है काव्य को श्रृंगार और अलंकार प्रधान माना जाता था।
इतनी बात आप सभी ने समझ लिया। यहां आगे आप देखोगे तो आचार्य केशवदास आदि ने जो है काव्य शास्त्रीय विवेचना किया, जो आलोचना का रूप ही था। तो ये आप देख सकते हो कि केशवदास वगैरह जो हैं ये काव्य शास्त्रीय विवेचन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? काव्य शास्त्रीय विवेचन करते हैं, जो आलोचना का ही रूप है। समझ में आई बात? तो आप देखोगे कि यहां जो है आलोचना वगैरह एक स्वतंत्र विधा के रूप में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आलोचना के बीज जो है हमें यहां दिखाई पड़ते हैं। आलोचना के बीज जो है हमें यहां दिखाई पड़ते हैं, यहां हमें नजर आते हैं। यहां जो है आलोचना के बीज छुपे हुए हमें मिलते हैं। समझ में आ गई होगी बात? इतना बात आप सभी समझ लेते हो बच्चा? इतना जब समझ लेते हो तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहां आप देखोगे कि भारतेंदु युगीन आलोचना। कौन सी आलोचना भैया? तो अब हम लोग जो है भारतेंदु युग की आलोचना करेंगे, भारतेंदु युग में आलोचना देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है भैया, आइए देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। तो भैया ये पॉइंट जो है आप जरूर नोट रखे रहना, है ना। हालांकि मैंने जो है इसकी चर्चा बहुत बार की, आप सभी को वैसे ही नोट हो गया होगा। तो बच्चा यहां जो है कहा जा रहा है कि हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कहां से माना जाता है, कब से माना जाता है भैया? तो हिंदी आलोचना का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। समझ में आ गई होगी बात? आगे बढ़ोगे। इस काल में आलोचना मुख्यतः निबंधों, प्रस्तावनाओं, लेखों, पत्रों, भूमिका लेखन आदि के माध्यम से हुई। तो आप देख सकते हो कि इस काल में आलोचना करने का क्या क्या माध्यम रहा है ना, आलोचना के क्या क्या साधन रहे हैं, उन साधनों को जो है आप देख सकते हो कि इस काल में आलोचना मुख्यतः निबंधों, प्रस्तावनाओं, लेखों, पत्रों, भूमिका लेखन आदि के माध्यम से हुआ। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे बच्चा तो यहां कहा जा रहा है कि भारतेंदु युगीन साहित्य और आलोचना में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता थी। समझ में आई? भारतेंदु युगीन जो साहित्य था या आलोचना थी, उसमें आप देखोगे तो उस आलोचना में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता थी। समझ में आई बात? आगे देखोगे बच्चा तो यहां दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों ने हिंदी भाषा की शुद्धता, परिष्कार और प्रचार प्रसार के लिए आलोचनात्मक लेखन किया। उन्होंने जो है उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के स्थान पर संस्कृत निष्ठ हिंदी को साहित्य की भाषा बनाने की वकालत की। तो भैया आप जो है इसे देख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों ने जो है हिंदी भाषा की शुद्धता, परिष्कार और प्रचार प्रसार के लिए आलोचनात्मक लेखन किया। उन्होंने जो है उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के स्थान पर संस्कृत निष्ठ हिंदी को साहित्य की भाषा बनाने की वकालत की। तो भैया आपको जो है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो है एक बार थोड़ा पीछे करके फिर से देखने का प्रयास जरूर करें भैया, आप सभी को समझ में आ जाएगा। आगे देखोगे भैया तो आगे कहा जा रहा है कि आलोचना का दृष्टिकोण यह था कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक शिक्षा, नैतिकता और सुधार का माध्यम होना चाहिए। यानी कि अगर आप भारतेंदु युगीन आलोचना या साहित्य को देखोगे तो वहां कहा जा रहा है कि आलोचना का दृष्टिकोण यह था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि लोक शिक्षा, नैतिकता और सुधार का माध्यम होना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात? और बच्चा इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, इतने सरलतम शब्दों में लिखा गया है कि आपको जो है भुलाए नहीं भूलेगा। एक बार जैसे ही आप पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा।
गा। समझ में आई बात। यही कारण है कि इस युग की आलोचना में नैतिकता और उद्देश्य परकता की झलक मिलती है। तो बाबू आप जो है इसे भी देख सकते हो। यहां आगे बढ़ोगे तो आगे दिया गया है, आलोचना की भाषा सरल, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक रही है। क्या रही है बच्चा? आलोचना की भाषा जो है सरल, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक रही है। समझ में आई बात। अब भैया आप देखोगे जो इस युग के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि वगैरह हैं, वो लोग जो है किस प्रकार से आलोचना करते हैं, आलोचना के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ जो है पहला नाम आपको दिख रहा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम दिख रहा है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां आप देखोगे कि उन्होंने जो है नाटकों की भूमिकाओं, भाषणों, निबंधों में साहित्यिक विचार प्रकट किए। यानी कि उन्होंने जो है नाटकों की भूमिकाओं, भाषणों और निबंधों में साहित्यिक विचार प्रकट किए। आगे आप देखोगे एक उदाहरण भी यहां दिया गया है कि नाटक नामक निबंध जिसमें उन्होंने नाटक के उद्देश्यों, स्वरूप और समाज में भूमिकाओं की आलोचनात्मक चर्चा की। तो आप देख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है एक नाटक नामक निबंध होता है जिसमें उन्होंने नाटक के उद्देश्यों, स्वरूप और समाज में भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा की है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी। आगे भैया दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम है प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की क्या बातें जाननी है? तो आप देखोगे हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में दक्ष थे। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं यह हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में दक्ष थे, माहिर थे। जैसे आपने सुना होगा कि 16 गुण संपन्न है, सभी गुणों से संपन्न है, तो वैसे आप देखोगे कि हास्य व्यंग्य में आलोचना प्रस्तुत करने में प्रताप नारायण मिश्र जी एकदम दक्ष थे। समझ में आई बात। और बच्चे यहां आप तीसरा नाम देखोगे तो तीसरा नाम दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। और आप देखोगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से गद्य साहित्य और काव्य की आलोचना की। यानी कि आप बालकृष्ण भट्ट के आलोचनात्मक दृष्टि को देखोगे तो आप पाओगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से गद्य साहित्य और काव्य की ये आलोचना करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु युग में जो है आलोचना की जा रही है। पत्रों वगैरह को भी जो है आलोचना का माध्यम बनाया जा रहा है। किस युग में बनाया जा रहा है? तो आप कहोगे भारतेंदु युग में। तो उसी प्रकार आप देखोगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका होती है और इसके माध्यम से देखोगे कि गद्य साहित्य और काव्य को जो है आलोचना का माध्यम बनाया जा रहा है, पत्र पत्रिका को। तो ये आप देख सकते हो भैया। आगे देखोगे तो यहां दिया गया है कि उन्होंने हिंदी गद्य को विवेचनात्मक आधार प्रदान किया है। किसने किया है भैया? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी गद्य को विवेचनात्मक आधार प्रस्तुत किया है। बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे यहां आप देखोगे द्विवेदी युगीन आलोचना। कौन सी आलोचना बच्चे? द्विवेदी युगीन आलोचना। आखिर द्विवेदी युग में आलोचना जो है किस प्रकार से किया जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि इस युग का नाम जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आपको पता चल गया कि द्विवेदी युग इसका नाम क्यों पड़ रहा है। तो द्विवेदी युग इसका नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस युग के आधार स्तंभ हैं।
तो ये आप सभी ने देख लिया और आप देखोगे भैया कि उन्होंने न केवल साहित्य का मार्गदर्शन किया बल्कि आलोचना को भी एक गंभीर और विवेकशील विधा के रूप में स्थापित किया। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने यानी कि द्विवेदी जी ने न केवल साहित्य का मार्गदर्शन किया बल्कि 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 आलोचना को भी एक गंभीर और विवेकशील विधा के रूप में क्या किया भैया, स्थापित किया। क्या किया भैया, स्थापित किया। आगे देखोगे तो इस युग की आलोचना में साहित्य को लोक कल्याण, समाज सुधार और नैतिकता से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया भैया, तो इस युग की आलोचना में साहित्य को लोक कल्याण, समाज सुधार और नैतिकता से जोड़ा गया। समझ में आई बात। आगे देखोगे तो आलोचना का उद्देश्य रचनाओं के सौंदर्य पर चर्चा करना नहीं बल्कि यह देखना था कि वह समाज के लिए कितनी उपयोगी है। यानी कि इस युग में आप देखोगे तो इस युग में आप पाओगे कि आलोचना का जो उद्देश्य है वह केवल और केवल रचनाओं की सुंदरता को आंकना नहीं था बल्कि यह भी देखना था कि वह समाज के लिए कितनी जरूरी है। आलोचना का एक नाम अगर आप और देखने जाओगे तो आलोचना के लिए जो है कभी कभी समीक्षा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। क्या प्रयोग कर लिया जाता है, समीक्षा। और जिसका मतलब देखा जाए तो चीजों की जांच पड़ताल करना। क्या करना भैया, जांच पड़ताल करना, जिसको मैंने आप सभी को पहली क्लास के अंतर्गत बता दिया था कि आलोचना के अंतर्गत हम लोग जो है साहित्य में चीजों को जो है तमाम दृष्टिकोणों से देखते हैं कि साहित्य में क्या चीज है क्या चीज नहीं है और उसी आधार पर जो है उसे मनोवैज्ञानिक कहा जाए या सामाजिक कहा जाए या अन्य कहा जाए। तो मैंने जो है पहली चर्चा में आप सभी को बता दिया। तो द्विवेदी युगीन में जो है द्विवेदी युग की आलोचना में आप देखोगे तो वहां यह भी देखा जा रहा है कि समाज के लिए जो है साहित्य कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है। केवल आलोचना ही नहीं किया जा रहा है बल्कि यह भी देखा जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि आखिर यह साहित्य जो है समाज के लिए कितनी जरूरी है, कितना उपयोगी है। ये भी भैया आप सभी ने देख लिया। आगे देखोगे तो द्विवेदी युग में आलोचना का आधार यह था कि साहित्य नीति परक होना चाहिए। यानी कि आप देखोगे तो द्विवेदी युग में आलोचना का आधार यह था कि साहित्य भैया नीति परक होना चाहिए, उसमें जो है नीति वगैरह विद्यमान होनी चाहिए। आगे देखोगे तो साहित्य को जो है साहित्य को समाज को नैतिक शिक्षा देने वाला साधन माना गया। यानी कि जो साहित्य है वह समाज को नैतिक शिक्षा भी दे। समझ में आई बात। ये हो गया। आगे देखोगे तो आलोचना में उन रचनाओं को सराहा गया जो समाज की बुराइयों पर चोट करती थी। उन रचनाओं को जो है सराहा गया यानी कि पीठ थपथपाया गया, उत्साहित किया गया, बधाई दिया गया। समझ में आई बात। तो उन रचनाओं को आशीर्वाद दिया गया जिसके माध्यम से समाज की बुराइयों को जो है समाज की बुराइयों पर जो है चोट मारा गया, चोट किया गया। समझ में आई बात। तो जैसे उन रचनाओं ने बाल विवाह पर चोट किया या पर्दा प्रथा पर चोट किया या स्त्री शिक्षा की कमी वगैरह को उसने उजागर किया या जातिगत भेदभाव आदि पर जो है प्रहार किया, तो ऐसी रचनाओं को क्या किया जा रहा है भैया, द्विवेदी युग में सराहा जा रहा है। द्विवेदी युग में ऐसी रचनाओं को सराहा जा रहा है जिसमें जो है इन सब कुरीतियों पर जो है चोट किया जा रहा हो। समझ में आ गई होगी। आगे देखोगे बच्चा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना में भाषा की शुद्धता को महत्व दिया। इस युग में आलोचना केवल भावना आधारित नहीं थी बल्कि उसमें तर्क भी था, उसमें जो है विवेक भी था, उद्देश्य का भी जो है समावेश था। आलोचक यह सोचते थे कि रचना समाज के लिए क्या संदेश दे रही है। तो आलोचक लोग जो है यह भी सोचते थे कि आखिर जो आलोचना है वह समाज को क्या संदेश दे रही है या समाज को जो है क्या संदेश देना चाह रही है। इतनी बात बच्चे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे तो आगे जो है अब द्विवेदी युग के जो प्रमुख
लेखक, रचनाकार, आलोचक, कवि वगैरह हैं, उन्होंने जो है आलोचना के क्षेत्र में क्या क्या विचार वगैरह प्रकट किया, उसको हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर आ जाएंगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन आ जाएंगे भैया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएंगे। और आप देखोगे तो आलोचना को दिशा देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे। और आगे देखोगे कि उन्होंने जो है तुलसी, सूर, कबीर जैसे कवियों की रचनाओं पर आलोचनात्मक निबंध लिखे। समझ में आई बात? तो आप देखोगे आलोचना को दिशा देने वाले द्विवेदी युगीन ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। और इन्होंने जो है तुलसीदास हो गए, सूरदास जी हो गए, कबीर दास जी हो गए और भी कवि हो गए, जिनकी रचनाओं पर जो है इन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखा। समझ में आ गई होगी बात बच्चा। आगे यहाँ एक हेडिंग और दी गई है कि द्विवेदी युगीन आलोचना की सीमाएं। द्विवेदी युगीन आलोचना की क्या क्या सीमाएं थी, यानी कि क्या क्या बंदिशें थी, क्या क्या पाबंदियां थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां आप पाओगे कि आलोचना जो है अत्यधिक नैतिकतावादी और आदर्शवादी थी। आप देखोगे तो द्विवेदी युगीन आलोचनाओं की क्या सीमाएं थी, क्या उसमें जो है बंदिश लगाई जाती थी, तो आप देखोगे तो इस काल की आलोचना जो है, इस युग की आलोचना जो है अत्यधिक नैतिकतावादी थी, आदर्शवादी थी, जिससे लेखक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या कल्पना शक्ति को कम महत्व मिलता था। जैसे आप देखते हो बहुत सारे लेखक जब लेख लिखते हैं, अपना साहित्य लिखते हैं, अपना ग्रंथ लिखते हैं, तो उसमें जो है कपोल कल्पित कल्पनाएं भी भर देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि नैतिकतावादी और आदर्शवादी आलोचना इस समय थी, तो इससे आप देखोगे कि लेखक जो है अपनी आलोचनात्मक जैसे लेखन में कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं भर पाता था। तो ये आप देख सकते हो। आगे देखोगे तो द्विवेदी जी के अनुयायी कभी कभी जो है बिना सोच विचार के उनके विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते थे। यानी कि जो है किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां आ रहा है कि द्विवेदी जी के जितने भी फॉलोवर थे, जितने भी अनुयायी थे, वह अगर द्विवेदी जी कुछ कह देते थे तो उसी को आंख बंद करके अंतिम सत्य मान लेते थे, उसी को सही जो है मान लेते थे। इतनी बात जो है आप सभी ने समझ लिया। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है द्विवेदी युगीन आलोचना का महत्व। क्या दिया गया है भैया? महत्व। महत्व क्या था? तो इस युग ने जो है हिंदी आलोचना की बुनियाद रखी। इस युग ने हिंदी आलोचना की क्या की भैया? बुनियाद रखा। आगे देखोगे तो आलोचना को एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और समाजोन्मुखी विधा का रूप दिया। तो महत्व क्या क्या हो रहे हैं ये भी भैया आप सभी देख लो कि आलोचना को जो है एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और समाजोन्मुखी विधा का रूप दिया। आगे आने वाली शुक्ल युगीन आलोचना की राह जो है इसी युग से तैयार होती है ना? इसी युग से जो है तैयार हुई। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया।